प्यारे छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। आज इस सरस्वती पूजा के पूर्व संध्या पर आप सबों को दिल की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती विद्यादायिनी आपके मिशन को कामयाब करे, आपके सपना को साकार करे। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भगवती पूरा करे। इसी आशा के साथ आज हम कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर सोशल साइंस का मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम देखते हैं जो इस में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारा है वह क्या है, और उसको हम आज देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। आइए सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, कैसे? इसकी व्याख्या करें। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, व्याख्या करें। तो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। इसमें असहयोग बहिष्कार की नीति प्रमुखता से अपनाई गई। इस आंदोलन का व्यापक जनाधार था। शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों आदिवासियों ने इसे व्यापक समर्थन दिया। श्रमिक वर्ग भी इसमें भागीदारी रही और इस प्रकार से यह असहयोग आंदोलन एक पहला सर्वप्रथम जन आंदोलन बन गया। अगला प्रश्न है विश्व बाजार से आप क्या समझते हैं? इसका उदय और विकास कैसे हुआ? विश्व बाजार से आप क्या समझते हैं और इसका उदय अस्त कैसे हुआ? विश्व बाजार का अर्थ होता है वैसे राष्ट्रीय बाजार से जहां विश्व के विभिन्न देशों के व्यापारिक सामानों की खरीद बिक्री करते हैं। विश्व बाजार का अर्थ वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से है जहां विश्व की विभिन्न देशों के व्यापारिक सामानों की खरीद बिक्री करते हैं। आधुनिक यूरोप में भौगोलिक खोजों, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय राज्यों के उदय एवं वाणिज्यवाद की उत्पत्ति के बाद विश्व बाजार का तेजी से विकास हुआ और औद्योगिक क्रांति ने विश्व बाजार का विस्तार किया। औद्योगिक क्रांति जब हुआ था, औद्योगिक क्रांति ने ही विश्व बाजार का समर्थन किया था, विश्व बाजार का विस्तार किया था। अगला प्रश्न है कोयला एवं लौह उद्योग के औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला एवं लोहा कारखानों को चलाने के लिए मशीनों के निर्माण के लिए आवश्यक है। कोयला एवं लोहा कारखानों को चलाने और मशीन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसीलिए इंग्लैंड और भारत दोनों जगहों पर इनका विकास हुआ। इससे औद्योगिकरण की गति तीव्र हुई, उसमें तेजी आई। भारत में कोयला उद्योग 1814 ईस्वी में भारत में 1814 ईस्वी में शुरू हुआ और 1853 ईस्वी के बाद इसका तेजी से विकास हुआ। रेलवे के निर्माण में भी लौह उद्योग में तेजी आई। ठीक है। कोयला और लोहा उद्योग में जो जैसे जैसे इस समय औद्योगिकरण में कोयला का लोहा का बहुत ही आवश्यक है, और जैसे ही इसका जो है औद्योगिकरण में तेजी आई, भारत में कोयला का उद्योग 1814 ईस्वी में हुआ और 1853 ईस्वी के बाद इसका तेजी से विस्तार हुआ। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति के 2 कारण का वर्णन करें। रूसी क्रांति के 2 प्रमुख कारण थे। पहला था सामाजिक और दूसरा था आर्थिक।
पहला कारण क्या था? सामाजिक, और दूसरा कारण था आर्थिक। सामाजिक कारण, रूसी समाज के बहुसंख्यक किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मजदूर तथा श्रमिक भी शोषण के शिकार थे, अतः मजदूर किसान जारशाही के विरोधी बन गए। दूसरा कारण था आर्थिक। रूस की आर्थिक स्थिति दुर्बल थी कि कृषि और उद्योग का समुचित विकास नहीं होने के कारण युद्धों में रूस की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। इससे क्रांतिकारी भावना को बल मिल गया। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण और जो है क्रांति बढ़ गई। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? आंसर इसका उत्तर क्या लिखेंगे? जो मजदूर अपना श्रम किसी खास व्यक्ति या संस्था को उसी की शर्त पर बेचने के लिए बाध्य हो, उसे बंधुआ मजदूर कहलाता है। जो मजदूर अपना श्रम किसी खास व्यक्ति या संस्था को उसी की शर्त पर बेचने के लिए बाध्य हो, वही बंधुआ मजदूर कहलाता है। उसकी मजदूरी नियोक्ता की इच्छा से निर्धारित होती है। अगला प्रश्न, लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक असमानता क्या है? तो लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के बीच भेदभाव करना, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को हीन समझने की भावना ही लिंग भेद कहा जाता है। इसी लिंग भेद को लैंगिक असमानता कहते हैं। लड़कियों को लड़के की तुलना में कम महत्व दिया जाना, खान पान, पालन पोषण, शिक्षा आदि में अंतर करना, लड़कियों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर घर के कामों तक ही सीमित रखना, पुरुषों का स्त्रियों पर नियंत्रण आदि ये लैंगिक असमानता के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो लिखेंगे, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियां हैं। पहला है अशिक्षा दूर करने की चुनौती, जो शिक्षा के अभाव में अशिक्षा दूर करने की चुनौती है, क्योंकि शिक्षा के अभाव के कारण यहाँ की जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है। इसे मताधिकार का दुरुपयोग होता है। दूसरा है सामाजिक आर्थिक समानता लाने की चुनौती। यहाँ का समाज आज भी जातिगत ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव का शिकार है। गरीब और अमीर के बीच ही खाई वर्तमान है। नहीं, सामाजिक ये पॉइंट है, ये लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में ये 4 पॉइंट है। पहला है अशिक्षा को दूर करने की चुनौती, दूसरा है सामाजिक चुनौती, तीसरा है बेरोजगारी दूर करने की चुनौती, और पांचवा है लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती। तो ये चारों पॉइंट को याद करना है और उसके बाद इसको डील करना है। लिखेंगे, अशिक्षा को दूर करने की चुनौती, शिक्षा के अभाव के कारण यहाँ की जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है। इससे मताधिकार का दुरुपयोग होता है। दूसरा कारण है सामाजिक आर्थिक समानता लाने की चुनौती। यहाँ का समाज आज भी जातिगत ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव का शिकार है। गरीब और अमीर के बीच खाई वर्तमान है, खाई बढ़ती जाती है। तीसरा है बेरोजगारी दूर करने की चुनौती। बेरोजगारी दूर करना भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी चुनौती है। तीसरा है लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती। लोकतंत्र के विस्तार के लिए भी प्रयास करना जरूरी है। ये 4 मुख्य कारण हैं। पांचवा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय किसी देश की कुल आय है जो देश में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य अथवा इनका उत्पादन करने वाले विभिन्न साधनों की आय के बराबर होती है। फिर से समझिए, राष्ट्रीय आय के बारे में क्या लिखेंगे? जो राष्ट्रीय आय किसी देश की कुल आय है जो देश में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य अथवा इनका उत्पादन करने वाले विभिन्न साधनों की आय के बराबर होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है धान की, बहुत ही ये बार बार पूछा जाता है, धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा का वर्णन करें। तो धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा निम्नलिखित हैं। पहला है तापमान, दूसरा है वर्षा, पहला तापमान, दूसरा वर्षा, तीसरा मिट्टी, चौथा श्रम। ये चारों जो दशा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तापमान, तो धान उष्णकटिबंधीय फसल है, इसे बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा फसल पकने के लिए 27 डिग्री तापमान इसके लिए अनुकूल होता है, अर्थात उपयुक्त होता है। अर्थात धान की फसल के लिए तापमान 20 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस जो है यह अनुकूल होता है। वर्षा, खेतों में 75 दिनों तक पानी रहना चाहिए। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी पैदावार अधिक होती है। तीसरा मिट्टी, धान की खेती के लिए उपजाऊ चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। चौथा है श्रम, धान की बुआई, रोपाई, कटाई और इसे तैयार करना, इन सभी कार्यों के लिए सस्ते और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यही इनकी भौगोलिक दशा है। ये 4 भौगोलिक दशा है। अगला प्रश्न है बिहार में चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। बिहार में चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। तो नकदी फसल होने के कारण बिहार में गन्ना की खेती की जाती है, जो चीनी उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। उत्तर बिहार में चीनी के कई मिलें हैं, लेकिन आज बिहार में सभी चीनी उद्योग जो है बंद है। उसके चीनी उद्योग के समक्ष कई कठिनाइयां हैं, जिसे दूर करना जरूरी है और ये प्रमुख है समस्याएं हैं। पहला है इसमें जो अधिकांश मिलों की मशीनें पुरानी हो चुकी है, उसमें उत्पादन संबंधी समस्या है। दूसरा, गन्ना की खेती करने के बाद किसानों को चीनी मिलों से समय पर गन्ना की कीमत नहीं मिलती है, जिससे गन्ना के उत्पादन पर उसका बुरा असर पड़ता है। तीसरा समस्या है राज्य में चीनी उद्योग सामयिक है, जिससे मजदूरों को कोई काम शेष समय में नहीं मिलता है। राज्य में चीनी उद्योग सामयिक है, समय पर ही इसका उद्योग जो है चलता है, तो इसमें मजदूर को इसके बाद कोई काम नहीं मिलता है। फलतः कभी कभी इस उद्योग में मजदूरों की उपलब्धता भी नहीं पाई जाती है। अगला ये समस्या है राज्य के कई चीनी मिलें अभी बंद हो चुकी है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो प्राकृतिक संसाधन सीमित है, जैसा कि हम जानते हैं। इनका अविवेकपूर्ण उपयोग विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। इसीलिए सतत विकास और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण आवश्यक है। समझ गए। प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्या लिखेंगे। जो प्राकृतिक संसाधन सीमित है, इसका अविवेकपूर्ण उपयोग विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। इसीलिए सतत विकास तथा भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन आवश्यक है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। देश की 55% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी है। 2013-14 में देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान 18% था। यहाँ कृषि उत्पादन से लोगों को पर्याप्त भोजन मिल जाता है, अन्यथा काफ़ी मात्रा में अन्न आयात करना पड़ता और हमारी काफ़ी पूंजी विदेश चली जाती। 2013-14 में देश के निर्यात में कृषि एवं उससे संबंधित अन्य उत्पादों की हिस्सेदारी 12% थी। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं। जिस मिट्टी को
और इस मृदा से अर्थात मिट्टी से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी या मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मिट्टी में इस मिट्टी से कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है? तो जलोढ़ मृदा वह मिट्टी है जो नदियों द्वारा बहा करके लाई गई गाद के निक्षेप से बनी है। समुद्री लहरें भी अपने तटों पर ऐसी मिट्टी की परतें जमा कर देती है। जलोढ़ मृदा काफ़ी उपजाऊ और कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इस मृदा में धान का, गेहूँ, चना, तेलहन, दलहन, कपास, गन्ना, जूट, सब्जी आदि फसलें उपजाई जाती है और इसकी पैदावार अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, सूखे से बचने के लिए सूखे के समय मृदा को नमी से कैसे बचाएंगे? सूखे के समय मृदा को नमी से कैसे बचाएंगे? जब सूखा का समय आता है तो मिट्टी को नमी रखने के लिए, मिट्टी में नमी रखने के लिए कैसे उसको बचाव करेंगे, यही प्रश्न है। तो मृदा की नमी को बचाने के लिए हमें धूप की तीव्रता से बचाने के लिए खेत में घास का आवरण होना चाहिए। धूप की तीव्रता से बचाने के लिए खेत में घास का आवरण होना चाहिए। ठीक है, पहला उपाय यही है। पहला उपाय क्या है? धूप की तीव्रता से बचाने के लिए खेत में घास का आवरण होना चाहिए। दूसरा, छायादार पौधे लगाना चाहिए। तीसरा, दिन में खेत को पुआल से बैक कर मृदा की कमी को संरक्षित किया जा सकता है, उसे ढक करके। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के उद्देश्य का विवेचन करें। आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों का विवेचना करें। आपदा क्या है? एक प्राकृतिक या मानवकृत होता है। आपदा प्राकृतिक हो या मानवकृत हो, इसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ता है। आपदा के कारण धन जन की व्यापक क्षति होती है, हानि होती है तथा राष्ट्र का विकास भी दुष्प्रभावित होता है। अतः यह आवश्यक है कि आपदा का प्रबंधन किया जाए। यह प्रबंधन आपदा पूर्व एवं आपदा पश्चात दोनों प्रकार से होना चाहिए। आपदा प्रबंधन हेतु व्यवस्था, आपदा प्रबंधन के लिए व्यवस्था जो है वह पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड, जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर तक होनी चाहिए। अगला और लास्ट प्रश्न आज का, जो बाढ़ की स्थिति, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ का आना इस राज्य की नियति बन चुकी है। उत्तर बिहार का पूर्वी बाढ़ क्षेत्र प्रवण जोन है। इस क्षेत्र में नेपाल से आने वाली नदियां द्वारा भारी मात्रा में जल विसर्जित होती है। इससे उत्तरी बिहार में नेपाल से जो भी नदियां आती है, उस नदियां के द्वारा जो भारी मात्रा में जल को विसर्जित करती है। नदी तल में गाद जमा होने के कारण पानी तटबंध को तोड़कर कृषि क्षेत्र या अधिवास को क्षतिग्रस्त करता है। इस तरह की जैसे कोसी नदी है, कमला है, भूथी बलान है, गंडक की नदी है, ये बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है और अपने साथ बहुत सारे गाद लाता है, जिससे नदी का तल जो है नीचे से वह भर जाता है, पानी का तल ऊपर आ जाता है और बांध से ऊपर बह करके तोड़ करके बाढ़ का आ जाता है। उसी तरह से दक्षिण बिहार में भी पुनपुन नदी है। दक्षिण बिहार में पुनपुन नदी, सोन, फल्गु, ये नदियां सब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है। तो इस तरह से हम लोग आज जो है ये 16 जो है मस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन को देखें। आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि जो है परीक्षा में आपका अच्छा फल मिले। इसी आशा के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर, लाइक कीजिएगा और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।